हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं बेटा सभी लोग। बच्चों आज की क्लास में हम लोग बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट। यार पिछले चैप्टर्स का वन शॉट बेटा हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से कर चुके हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कर चुके हैं। जितने भी बच्चों ने नहीं देखा बेटा, पिछले क्लासेस का वन शॉट आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। बेटा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सर हमें करना क्या है, कैसे क्या सीन करना है, एक बार आप लोग उसका सिलेबस देखो जल्दी से फटाफट। तो सर इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे बेटा। इसमें बेसिक्स ऑफ द लाइन इक्वेशन के बारे में देखेंगे, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ऑफ अ फिगर देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। इसके अलावा ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब जरा एक बार ध्यान से सुनना इसके बारे में। सबसे पहले तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले ना एक सिचुएशन आप समझो। जैसे होता है क्या है, जब से इंसान जन्म लेता है तब से बेटा मात्र निगाह में बस एक ही चीज होती है कि आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। मतलब आप कोई भी काम करते हो वहां पे बस एक ही काम करते हो, जो आपका फायदा है आप हमेशा उसको क्या करोगे, आप हमेशा उसको मैक्सिमाइज करोगे। और जो कोई भी नुकसान है आप नुकसान को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। ठीक। मान लो आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी खरीदने में भी आप यही काम करते हो, है ना, कि भैया कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा सब्जी आपको मिल जाए। या कोई भी किराने की दुकान लेट से आपने खोल ली। अब कोई भी दुकान आप खोलोगे, दुकान खोलने में भी आप इन्हीं बातों का ध्यान रखोगे कि जो दुकान का फायदा है वो बेटा ज्यादा से ज्यादा हो, और जो नुकसान है हमारा वो क्या हो सर, कम से कम हो। यानी कि सर नुकसान हमारा क्या हो सर, मिनिमाइज हो। ठीक है, क्लियर। इनफैक्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने काम बेटा हम लोग करते हैं, हमें बचपन से यही बात सिखाया जाता है कि भैया फायदे को बढ़ाओ और नुकसान को कम से कम करो। ठीक है। तो यानी कि ऐसे प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं सर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। अब बेटा इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं, प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ एक बातों को जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखो इक्वेशंस ऑफ द लाइन में, इक्वेशंस ऑफ द लाइन, इसमें बेटा दो बेसिक बात आपको जाननी जरूरी है कि लाइंस को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास कहीं पर भी ये लाइन है बेटा, लेट से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर आपको इसको ड्रॉ करना है, आप सिंपल से काम करो, एक बार एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई सर 3। ठीक। और एक बार आप y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 आ गई। यानी कि ये लाइन कहां से होके जा रही है बेटा, सर ये लाइन जा रही है 3,0 और 0,3 से। यानी कि सर ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,0 और ये हो गया भैया 0,3। ठीक है। तो यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा इसी को ड्रॉ करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस लाइन को इस तरीके से लिख लो, x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये लाइन कहां से जाएगी सर, 3,0 और 0,3 से होकर जाएगी। तो बेसिकली इक्वेशंस ऑफ द लाइन को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ये तरीका उसमें से एक है कि आप सिंपल सा काम करो, इसको चाहे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये क्या है, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे क्या कहते हैं सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो या तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो बेटा आप बस बचपन की जो हमारी बेसिक होती है कि किसी भी एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और किसी भी वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, 0। तो सिंपल सा यूज करके आप लोग इक्वेशंस ऑफ द लाइन को खींच सकते हो। ठीक। अब जरा इसमें आगे मूव ऑन करते हैं बेटा कि आखिरकार ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं। देखो ये जो बेटा एलपीपी है ना, इस चैप्टर में आप ये समझ लो कि आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आपकी बेसिक्स क्लियर होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें बेटा ये बेसिक्स पर सवाल आता है, समझ रहे हो। मतलब इन्हीं बेसिक डेफिनेशंस पर आपसे ये सवाल पूछ लेगा, तो आपको ये सारी बेसिक डेफिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहली बात है कि सर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, जरा एक बार आप इसको ध्यान से समझना। आप लोगों ने बचपन में ना एक किसान की कहानी सुनी होगी, जिसमें हो क्या रहा था, एक फार्मर था और इस किसान के दो बच्चे थे। ठीक है, लेट्स से दिस वन इज द बच्चा 1 एंड दिस वन इज द बच्चा 2। अब किसान को यह बात चेक करनी थी कि आखिरकार इन दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है और उस बच्चे को ये क्या करेगा, अपनी जायदाद वगैरह सौंपेगा।
तो इसने दोनों बच्चों को इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए इसने दोनों बच्चों को 1 रुपया दिया और बोला कि भैया मार्केट जाओ और मार्केट से 1 रुपए में कोई ऐसा सामान खरीद के लाओ कि कमरा भर जाए, रूम भर जाए बेसिकली। तो ये कहानी सबने सुनी होगी। अब इसमें मान लो ये बच्चा वन जाता है और बच्चा वन कुछ भी खरीद के लेके आता है, आम घास जो भी है, 1 रुपए में कुछ भी ढेर सारा सामान खरीद के लेके आता है, ठीक है। तो ये 1 रुपए में ढेर सारे सामान खरीद के लाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपए में कितना घर भर जाएगा, कुछ नहीं भरेगा, मतलब रूम नहीं भरेगा। अभी जो दूसरा वाला बच्चा टू था, इसने क्या करा, मार्केट गया और एक कैंडल खरीदी और एक छोटी सी माचिस की डिब्बी खरीदी, ठीक है। अब इसने आके कैंडल को जला दिया और घर में रोशनी हो गई और कमरा भर गया। यानी कुल मिला के यहां पर नीड क्या थी सर, यहां पर जो सबसे मेन गोल था ना, वो गोल था रूम का भरना। गोल क्या था, रूम का भर जाना, ठीक। अब इस रूम को भरने के लिए किसने 1 रुपए का सबसे अच्छा यूज करा, ऑब्वियस सी बात है, ये बच्चा टू ने सबसे अच्छा यूज करा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इसका बेटा टू था, इसने 1 रुपयों का सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करा। आप जनरली यही कहते हो, यानी कि इसने 1 रुपयों का सबसे अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करा। आप इसको ये भी कह सकते हो, ठीक। इसने क्या करा कि सर 1 रुपयों का इसने सबसे बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करा। क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मतलब समझ आया। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब यह है कि आपके पास एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा निकाल सकते हो, दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप में से कई सारे लोग मार्केट में जाते होंगे सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है। अब लेट से एक दिन पापा ने आपको टास्क दिया कि भैया ये लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और ये 100 रुपए में ऐसा कुछ लेके आ जाओ कि घर में आज खाना बन जाए, घर में आज सब्जी बन जाए। अब मान लो तुम में से कोई एक बच्चा गया मार्केट, ठीक है। अब ये तुम 100 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आलू खरीद के ले आए, तो तुमको लगता है कि 100 रुपए की आलू में बस खाना बन जाएगा घर में। मान लो घर में और कुछ है नहीं, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है, कोई प्याज टमाटर कुछ नहीं है, तो घर में खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा। मान लो मान लो कोई दूसरा बच्चा है, ये थोड़ा सा आलू लेके आ गया, लेट से थोड़ी सी अनियन लेके आ गया, थोड़ा सा टोमेटो लेके आ गया, है ना। तो ये थोड़ी सी मिर्ची लेके आ गया, मतलब जितनी भी चीजें ये सब्जी बनाने के काम आती है, थोड़ी थोड़ी करके लेके आ गया। तो यानी कि इसने क्या करा, इसने 100 रुपयों का सबसे ऑप्टिमम यूज करा। क्या करा, इसने 100 रुपयों का सबसे ऑप्टिमम यूज करा। समझ आई बात। यहाँ पर गोल क्या था, गोल ये था कि आप 100 रुपए में कुछ भी ऐसा लेके आ जाओ कि घर में सब्जी बन जाए। अब कोई 100 रुपए में सिर्फ आलू खरीद के लेके आएगा, सब्जी थोड़ी न बनेगी। तो तुम्हारे को ये सारी चीजें चाहिए, तो कोई बच्चा गया ये सारी चीजें खरीद के लेके आ गया, छोटा थोड़ा थोड़ा करके, तो ऑब्वियस सी बात है घर में खाना बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आप समझ रहे हो किसे कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर एक गोल है, आप इस गोल तक जाना चाहते हो। यहां पर जाने के लिए आप बेटा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करो, प्रॉफिट को क्या करो, आप मैक्सिमाइज करो, और जो आपका लॉस है ये मिनिमाइज करो, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड लॉस मिनिमाइज, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, तो अब जरा आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बेसिक्स पे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें कोई भी काम करना है, लेट से आपको एक किराने की दुकान खोली है, मान लो फॉर एग्जांपल। आप यार ऑब्जेक्टिव क्या रखोगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप ऑब्जेक्टिव यही रखोगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, ज्यादा से ज्यादा आपका सामान बिके। यानी कि ऑब्जेक्टिव बस यही होना चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट है ये क्या हो सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और जो सर लॉस है ये क्या होना चाहिए भैया, ये मिनिमाइज होना चाहिए। यानी कि कोई भी काम आप करते हो, हर एक काम का मात्र एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या लॉस को मिनिमाइज करो। तो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये जो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई होता है, इसे हम कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और बेटा यहां पर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सर ये शुड बी लीनियर। समझ आई बात। जैसे इसका नाम ही लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं सर, लीनियर होते हैं। बात समझ आई। दूसरी चीज सर, कंस्ट्रेंट हम किसे बोलते हैं,
कंस्ट्रेंट को हिंदी में कहते हैं बाध्यता, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन, समझ आई? तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन। यानी कि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो कोई भी काम आप कर रहे हो, है ना, लेट से या आपने एक दुकान खोली या आपकी एक शॉप आपने ओपन करी। अब जब दुकान को ओपन करोगे, लेट से अब इसमें 10-20 एम्प्लॉय मान लो काम कर रहे हैं, लेट से यहाँ पर 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि आप दुकान की एम्प्लॉय के ऊपर कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, जैसे भैया सबसे पहली बात हर कोई टाइम पर आएगा, दूसरी बात यार हर कोई ग्राहकों की इज्जत करेगा, है कि नहीं? मतलब आप यही सारी चीजें आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे। तीसरी चीज, काम डेडलाइन के अंदर आप कंप्लीट करोगे, है ना, कि मतलब कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ोगे, यही सब आप करोगे। इसके अलावा कोई भी ग्राहक से बदतमीजी नहीं करेगा, या आपको नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या होनी चाहिए? इस तरीके से कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मतलब आप किसी भी गोल को जब अचीव करते हो, किसी भी गोल को अगर आप टारगेट करते हो, उसको अचीव करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, जो भी उसके अंदर की चीजें हैं। कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया है, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं बाबू? इन रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इन रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग कंस्ट्रेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है सर? कंस्ट्रेंट मतलब नथिंग बट दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। अब यार ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट के, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बेटा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बेटा कहते हैं। अब देखो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और लॉस को मिनिमाइज करे, ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे सर? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे। नेक्स्ट यार अब आगे इसे मूव ऑन करते हैं। अब यहां पर बेटा मैं आपको कुछ एक बेसिक सी बातें आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो, हमारे सिलेबस में जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये बेटा इसको आप दो पार्टों में कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। एक बाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हम बोल देंगे बाउंडेड एलपीपी, और दूसरा अनबाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अनबाउंडेड एलपीपी, ठीक है। बाउंडेड एलपीपी, अनबाउंडेड एलपीपी। अब बाउंडेड एलपीपी, अनबाउंडेड एलपीपी किसे कहेंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहला कुछ एक आप बेसिक डेफिनेशन को बेटा अच्छी तरीके से आप समझ लो कि आखिरकार बाउंडेड किसे बोलेंगे, अनबाउंडेड किसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो देखो, आपको हर एक क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? आपको हर एक क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। हर सवाल में ये आपको नोन रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपको नोन रहेगा, ठीक, दिया रहेगा। दूसरी चीज आपको बेटा यहाँ पर कंस्ट्रेंट कुछ एक दिए रहेंगे, कंस्ट्रेंट आपको ये नोन रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, कई सारे कंस्ट्रेंट, ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये ग्रेटर देन और लेस की, और इसके अलावा हर एक जगह पर बेटा आपको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दिया रहता है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी आपको दिया रहेगा। अब आप करोगे क्या? अब आप यहाँ पर इन कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करोगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल या एक कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, और इन दोनों कंस्ट्रेंट का लेट से ये जो कॉमन रीजन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट मैंने ले रखा है, इनको दोनों को आप ड्रॉ करोगे, ये इसे आप क्या बोलोगे सर? दिस इज द कॉमन रीजन, ठीक है। और भैया ये जो कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द नोन एज फिजिबल रीजन। आप सबसे पहले एक बार डेफिनेशन आप समझ लो, इसको क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन बोलेंगे, ठीक। तो फिजिबल रीजन क्या है? कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करने के बाद जो कॉमन रीजन है, दिस इज द फिजिबल रीजन। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिजिबल रीजन में कई सारे सोल्यूशन होंगे। जैसे ये सारे के सारे सोल्यूशन कहां पर है? ये सारे के सारे सॉल्यूशंस फिजिबल रीजन में ही है, ठीक है। ये देखो, फिजिबल रीजन में ये ढेर सारे सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके बाहर भी ढेर सारे सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन ये इसकी बाउंड्री पर लाई करेंगे, और या तो जो इसके अंदर लाई करेंगे, इन सारे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बाबू? फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या चीज? फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक। सर बाउंड्री वाले पॉइंट को बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे बेटा। कॉर्नर वाले पॉइंट को बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। ये कॉर्नर वाला पॉइंट भी फिजिबल
सोल्यूशन है, ये भी फिजिबल सोल्यूशन है, ये भी फिजिबल सोल्यूशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन फिजिबल सोल्यूशन में हर एक जगह पर हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, हर एक जगह पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं होगा, किसी भी एक पॉइंट पर होगा, हो सकता है किसी 2 पॉइंट पर, हो सकता है किसी 3 पॉइंट पर, हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पर भी हो। तो अब यहां पर हम ये बात कैसे चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर होगा? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर एक थ्योरम आती है सर, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, इसे हम सीपीटी भी कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट थ्योरम को। अब कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो बेटा ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू है, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही लाई करता है। ये कॉर्नर पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो मैक्स या मिन वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट एट द कॉर्नर पॉइंट ओनली। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा कॉर्नर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी और कहीं नहीं करेगा। अब जिस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम ऑप्टिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक, या ऑप्टिमल वैल्यू बोलेंगे। या अगर मान लो हमसे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रखा, तो आप यहां पर क्या करोगे, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट लिखोगे, एक तरफ यहां पर जेड मैक्स या जेड मिन की वैल्यू आप निकालोगे। अब बेटा जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम आ जाएगा, आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज द ऑप्टिमल वैल्यू। अगर आपसे सवाल में मैक्सिमम पूछा है तो बोलोगे कि दिस इज द ऑप्टिमल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में लेट से मिनिमम आपसे पूछा है, तो आप मिनिमाइज वाले को क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कि ये ऑप्टिमल वैल्यू है। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वाले को बोलोगे कि ये ऑप्टिमल वैल्यू है, अगर मिनिमम पूछा होगा तो मिनिमम वाले को बोलोगे दिस इज द ऑप्टिमल वैल्यू। यानी कुल मिला के आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा कि फिजिबल सोल्यूशन के सारे पॉइंट पे सारे पॉइंट बेटा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देते, या तो इनके कॉर्नर पॉइंट देंगे, और कॉर्नर पॉइंट पे जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी या तो वो, जो उस पर मिनिमम आएगी या तो वो। तो दिस इज द पूरा प्रोसेस यार। ठीक है, अब एक बार बाउंडेड एलपीपी को अब आप समझो। बाउंडेड एलपीपी कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कहीं पर फिजिबल रीजन बेटा बाउंडेड है, तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं सर, बाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऐसा फिजिबल रीजन जो हर तरीके से घिरा हुआ हो, ये देखो हर तरफ से ये बाउंडेड है, तो दिस इज द बाउंडेड एलपीपी। ठीक है, अब कई जगह पर आपको फिजिबल रीजन अनबाउंडेड भी नजर आ सकता है। जैसे मान लो अगर कहीं पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो अब आप ये देख सकते हो ये हर तरफ से बाउंडेड नहीं है, मतलब यहां से देखो ये पूरा का पूरा ओपन है ना, तो यानी कि दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो सबसे पहली बात, आप बाउंडेड और अनबाउंडेड में डिफरेंस समझो। बाउंडेड का मतलब ये है कि जो ये फिजिबल रीजन है ये हर तरीके से क्या हो, घिरा हुआ है, बाउंडेड नाम से ही पता लग रहा है। और अनबाउंडेड, हर बेटा ये ओपन हो कहीं कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो दिस इज द अनबाउंडेड। तो यही दो चीजों के बारे में यार आपको पढ़ना होता है। अब एक बार एक एक करके इनको हम समझते हैं कि आखिरकार बाउंडेड एलपीपी और अनबाउंडेड एलपीपी किसे कहते हैं। उसके पहले एक बार डेफिनेशन देख लो आप, ये सारी की सारी यहाँ पर लिख रखा है, जिसको भी नोट डाउन करना है ये आप लिख सकते हो। तो बेटा फिजिबल रीजन किसे बोलेंगे, फिजिबल रीजन कॉमन रीजन को बोलेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करने के बाद जो कॉमन रीजन है दिस इज द फिजिबल रीजन। इन फिजिबल रीजन किसे बोलेंगे, फिजिबल रीजन के अलावा जो कुछ है वो इन फिजिबल रीजन है। ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन किसे बोलेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट और बाउंड्री वाले पॉइंट भी जो कि फिजिबल रीजन के अंदर लाई करते हैं उनको क्या बोलेंगे भैया, फिजिबल सोल्यूशन बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इन फिजिबल सोल्यूशन किसे बोलेंगे, जो जो फिजिबल सोल्यूशन में नहीं है। ऑप्टिमल सोल्यूशन किसे बोलेंगे, कोई भी पॉइंट जिस पर फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट जिस पर जेड मैक्स या जेड मिन आता है, इसको बोलेंगे सर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये कॉर्नर पॉइंट थ्योरम यहाँ पर लिख रखा है बेटा, डिटेल में आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ये वही चीज है कि जो z की ऑप्टिमल वैल्यू है ax प्लस by की, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही लाई करती है। सेम ये थ्योरम 2 भी यही कहती है। ठीक है, बस इसको कहने का तरीका अलग होता है, दोनों बातें सेम है। अब यहाँ पर बाउंडेड एलपीपी और अनबाउंडेड एलपीपी, बाउंडेड एलपीपी के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो
कि बेटा जो बाउंडेड एलपीपी होता है इसकी मैक्स और मिन वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, मैक्स और मिन वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट, कोई भी बाउंडेड एलपीपी है, इसका नाम ही बाउंडेड है, इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है बेटा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो आ जाओ जरा इस पर एक सवाल करते हैं हम लोग, तब समझ आ जाएगा अभी एक क्वेश्चन के जरिए अभी पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है। कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये जेड को क्या करना है सर, मैक्सिमाइज करना है। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम कंस्ट्रेंट को आप ड्रॉ करोगे। तो यहां पर भैया ये पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो यानी कि बेटा ये इक्वेशन कहां से जाएगी, x बाई 50 प्लस वाई बाई 50 इज इक्वल टू 1 से होके जाएगी। और ये इक्वेशन कहां से जाएगी, इसको आप x बाई ए फॉर्म में लेके जाओ, ये हो गया x बाई 30 प्लस वाई बाई 90 इज इक्वल टू 1, ठीक, यानी कि 30 और 90 से होके जाएगी। तो ये दोनों लाइन्स बेटा हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये 50, 50 से, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी 50, 0, दिस वन इज द 0, 50, और ये 30 और 90 से, तो 90 यहाँ कहीं पर होगा, 30 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया सर 30, 0, और ये हो गया यार 0, 90, ठीक। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला काम इन दोनों का कॉमन रीजन आपको देखना पड़ेगा। तो कॉमन रीजन आप कैसे देखोगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि y के आगे लेस देन की इक्वलिटी है, यानी इस लाइन के पूरा नीचे का हिस्सा, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन के भी y के आगे लेस देन की इक्वलिटी है, यानी दूसरी लाइन के भी नीचे का पोर्शन, यानी दोनों लाइन के नीचे का पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया सर, दिस वन, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, दिस वन इज द फिजिबल रीजन, ये क्या हो गया सर, फिजिबल रीजन हो गया। अब कॉर्नर ऑफ फिजिबल सोल्यूशन किसे बोलेंगे, ये सारे सोल्यूशन जो भी फिजिबल रीजन के अंदर है और जो भी बाउंड्री पर, इनको बोलेंगे फिजिबल सोल्यूशन। अब यार यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो भी ऑप्टिमल वैल्यू है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही लाई करेगा। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, एक हो गया ये ओरिजिन, दूसरा हो गया 30, 0, 0, 50, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन हो गई 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो यहां से आगे बेटा -2x इज इक्वल टू 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया सर 20, और y इज इक्वल टू 30, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 20, 30 आ गया, ठीक। अब लास्ट में आपको करना क्या है बेटा, लास्ट में आपको यहाँ पर एक टेबल बनानी है, एक तरफ आपको लिखना है सर कॉर्नर पॉइंट, दूसरी तरफ z की वैल्यू। यहाँ पर z मैक्स लिखना है 4x प्लस वाई, कॉर्नर पॉइंट हो गया बेटा 0, 0, 30, 0, 0, 50, और लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट है सर 20, 30, ठीक। इन सब पर आपको क्या करना है, इन सब पर बेटा आपको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से z की वैल्यू तो आ गई सर 0, यहाँ पर आ गई बेटा 120, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई सर 50, यहाँ से z की वैल्यू 80 प्लस 30 यानी आ गया 1110। हमें निकालना क्या था सर, मैक्सिमम निकालना था, और मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है बेटा, मैक्सिमम आ रहा है सर यहाँ पर, ठीक। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे z मैक्स इज इक्वल टू 120 एट 30, 0 पर, ठीक है। तो दिस इज द बेटा हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर देख लो एक बार जल्दी से फटाफट, z मैक्स इज इक्वल टू 120 एट 30, 0 पर। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा बाउंडेड एलपीपी। यहां पर एक और कंसेप्ट आपको बताता हूं, बाउंडेड एलपीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। अगर मान लो किसी भी दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, दो पॉइंट पर z मैक्स की वैल्यू सेम आ जाए,
तो आप क्या कंक्लूड करते हो, जरा एक बार ध्यान से सुनो। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है सर, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर। यहाँ पर ये देखो सारे कॉर्नर पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर बेटा एफ की वैल्यू कह रहा है सर 4x प्लस 6y है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। कह रहा मिनिमम वैल्यू कहाँ पर ऑकर करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम, जब भी आप जेड मैक्स कैलकुलेट करोगे तो आप यहां पर एक साइड में क्या करोगे बेटा, कॉर्नर पॉइंट लिखोगे, और यहां पर भैया हमारे को जेड मिन कैलकुलेट करना है। ये है बेटा 4x प्लस 6y। पॉइंट कौन कौन से सर, दिस वन इज द 0,2। 0,2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 12। 3,0 3,0 पर जेड की वैल्यू 12 आ गई। 6,0 यहां पर जेड की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, और 6,8 6,8 पर जेड की वैल्यू 24 प्लस 48 है 72। ठीक है, और 0,5 पर बेटा जेड की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आप ये देख सकते हो कि जेड इज इक्वल टू 12 कहाँ कहाँ पर आ रहा है 0,2 और 3,0 पर आ रहा है। तो अगर कभी भी किसी भी दो पॉइंट पर जेड मैक्स की वैल्यू सेम आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी दो पॉइंट पर जेड मैक्स की वैल्यू सेम हो या जेड मिन की वैल्यू सेम आ जाए, तो आप कंक्लूड ये नहीं करोगे कि जेड मैक्स इज इक्वल टू 12 एट 0,2। नहीं, गलत। आप ये नहीं बोलोगे कि जेड, सॉरी यहाँ पे जेड मिन बोल रखा है। आप ये नहीं कह सकते कि जेड मिन इज इक्वल टू 12 एट 0,2। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जेड मिन इज इक्वल टू 12 एट 3,0। दोनों गलत है। आप बोलोगे क्या कि जेड मिन एक ऐसी लाइन के अलोंग लाई करेगा जो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है। यानी ये एक ऐसी लाइन के अलोंग लाई करेगा जो कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करे। और आप जानते हो कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते। तो यानी कि अगर आपको कभी ऐसा बोला गया कि भैया किसी भी दो पॉइंट पर जेड मैक्स या जेड मिन की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे, तो आप आई थिंक समझ सकते हो। क्योंकि अगर कभी भी सेम होगा तो ये पूरी की पूरी लाइन के अलोंग वो सेम होगा, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू जहां पर होगी। और इस सवाल का प्रॉपर आंसर क्या होगा बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0। समझ आई बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो इसको कॉपी में बना के कहीं पर नोट डाउन कर लेना। इफ जेड मैक्स या जेड मिन आर सेम एट द टू कॉर्नर पॉइंट, देन जेड मैक्स और जेड मिन लाइज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ द पॉइंट्स। तो ये बना के बेटा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, चल नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा। दिस इज द अनबाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब अनबाउंडेड एलपीपी के बारे में समझेंगे जरा ध्यान से कि आखिरकार अनबाउंडेड की कहानी क्या है। एक बार आप पढ़ो जरा, एक बार देखो कुछ समझ आता है। ठीक है सर, m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z if the open half plane determined by this one ax plus by greater than m has no point in common with the feasible region। ठीक है, अदरवाइज जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, ठीक, तो नहीं समझ आएगा ये पढ़ के। तो सबसे पहला काम, आप एक काम करो, इस सवाल को नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि आखिरकार अनबाउंडेड एलपीपी की एल्गोरिदम क्या है। ठीक, बस एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। तो शुरुआत में बेटा आप ये जो अनबाउंडेड एलपीपी है, आप इसको एकदम ही बाउंडेड के जैसा सॉल्व करो। बाउंडेड में हम क्या करते हैं सर, कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालते हैं, इस पर जेड मैक्स या जेड मिन निकालते हैं, है ना। ये सारा काम इसमें भी आपको करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं जल्दी से फटाफट एक बार। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ करने में अच्छे से ड्रॉ करना। लाइन की ड्राइंग में बेटा आप किसी भी कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये पहली लाइन है, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में x डिवाइडेड बाई -5/2 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यानी कि ये लाइन कहां से जा रही है सर, ये लाइन x इज इक्वल टू -5/2 और यहां पर 1 से होके जा रही है। -5/2, 0, दिस इज द 0,1।
अगली लाइन की इक्वेशन आप ड्रॉ करो, ये हो जाएगा बेटा x/1 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये 1 और 3 से होके जाएगी। तो ये हो गया सर 1,0, दिस वन इज द 0,3। ठीक, अब ये तीसरी लाइन आप ड्रॉ करो, तीसरी लाइन यहां से हो जाएगा बेटा x डिवाइडेड बाई 6 प्लस y/-4 इज इक्वल टू 1, है ना। यानी कि ये लाइन कहां से जाएगी, 6,0, 0,-4 से, 0,-4 और 6 बेटा यहाँ कहीं पर होगा। अब ये सारी लाइन ड्रॉ हो गई, अब आपको यहाँ पर फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस वाली लाइन के ऊपर का हिस्सा, ठीक है, आगे आप y में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, y इज लेस देन, यानी कि इस लाइन के नीचे का पोर्शन हो जाएगा पूरा, इस वाली लाइन के नीचे का पोर्शन, इस वाली लाइन के ऊपर का पोर्शन, और यहाँ पर बेटा y नेगेटिव है तो y से मल्टीप्लाई करोगे इस लाइन के पूरा का पूरा ऊपर का पोर्शन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा ये जो प्लेन है, दिस इज द फिजिबल रीजन। यही हो रहा है बेटा, यहाँ पर ये फिजिबल रीजन क्या हो रहा है सर, फिजिबल रीजन यही बन रहा है। और आप ये देख सकते हो दिस इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, हाँ या ना। यहाँ पर ये जो फिजिबल रीजन है ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है कि नहीं, तो दिस इज द अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं, सेम यही प्रोसेस है जो आप लोग बेटा यहाँ पर करते हो बाउंडेड में। तो अभी आपको कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर लिखना है और एक तरफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालना है, z इज इक्वल टू दिस वन, z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y, यही लिखा हुआ है। और कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो गए, 1060। तो यहाँ पर बेटा कॉर्नर पॉइंट हो गया सर 1,0, 6,0, 0301, 0301। ठीक है, आपको इन सब पर क्या करना है सर, वैल्यू निकालनी है z की, तो कैलकुलेट करो फटाफट। तो यहां से हो गया, देखो कितना आ गया, -50 आ गया बेटा, ये यहां से कितना आया -300, ये हो गया सर 60, और यहां से आ गया बेटा 20, यही है। सही है सब कुछ, देख लो एक बार फटाफट। तो -50x प्लस 20y सही है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है बेटा, ये y/, यहाँ से अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5, है ना, ये 0,5 आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना कि 1005 आएगा बेटा ये। तो अगर 0,5 आएगा तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई सर 100। हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, हमसे क्वेश्चन में बेटा मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर मिनिमम क्या है सर, मिनिमम इज द दिस वन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है सर, जेड मिन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी मिनिमम वैल्यू है बेटा इसको स्मॉल एम, और जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है इसको आप कैपिटल एम मान लोगे। ठीक, तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछा है तो जरा एक बार इसके आगे का प्रोसेस देखो, फॉर मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर आपको एक और लाइन क्रिएट करनी है, जेड मिन इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम। जेड मिन क्या है, -50x प्लस 20y इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम, कितना आया है सर -300। यानी कि हमें बेटा एक लाइन ड्रॉ करनी है, -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300। अब अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगी लाइन, x/6 प्लस y/-15 इज इक्वल टू 1, यही आ जाएगा, 300 से डिवाइड करो। अब आप इस लाइन को क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ये लाइन कहाँ से जा रही है, 6 और -15 से, यानी कि इस लाइन को आप ड्रॉ करो 6 और -15 से होके जा रही है बेटा। तो 6 ये रहा और -15 यहाँ कहीं पर होगा, है ना। ये हो जाएगा 0, -15, और यहाँ कहीं पर बेटा आ जाएगा 0, 6,0।
तो अगर ये वाली लाइन ये फिजिबल रीजन के बीच से होकर जाती है तो आप क्या बोलोगे कि भैया दिस लाइन सिंस जेड मिन हैव कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन। क्या बोलोगे? इसका कॉमन पॉइंट है फिजिबल रीजन के साथ में, इस वजह से जेड मिन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सर यहाँ पर जेड मिन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा और समझो, अगर मान लो यही चीज ऐसा ना होके कहीं दूसरी जगह से जा रहा होता, मान लो जैसे मान लो ये फिजिबल रीजन से नहीं जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये जो मिनिमम वैल्यू आई है दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मिनिमम वैल्यू के केस में आपको करना क्या होता है, एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर और क्रिएट करना होता है, एक लाइन आपको क्रिएट करनी होती है, जेड मिन इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम, है ना। इस लाइन को आप ड्रॉ करो, अगर ये लाइन बेटा फिजिबल रीजन के बीच से होकर जाती है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर इस लाइन का कॉमन सोल्यूशन है फिजिबल रीजन के साथ में, इस वजह से यहाँ पर ये जो मिनिमम वैल्यू आई है मिनिमम वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। इसी का जस्ट रिवर्स, अगर मान लो ये लाइन फिजिबल रीजन के बीच से होकर नहीं जाती तो आप क्या बोलते, दिस लाइन डजंट हैव कॉमन सोल्यूशन विद द फिजिबल रीजन, दैट इज व्हाई स्मॉल m इज इक्वल टू -300 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और किस पॉइंट पर होता वो 6,0 पर होता। ठीक, अच्छा अगर मान लो यही सेम चीज बेटा मैक्सिमम के लिए करना है तो क्या करते हैं आप, फॉर मैक्स, मैक्स के लिए आप जेड मैक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एम एक कंस्टेंट बनाते हैं। ठीक, अब जेड मैक्स क्या है, -50 + 20y + 20y ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है सर, 100 आई है। अब बेटा आप यहां से दोबारा इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे, यानी हो जाएगा देखो x/-2 + y/5 इज इक्वल टू 1, यही आगे। यानी कि आप इस लाइन को दोबारा ड्रॉ करो, ये लाइन कहां से जाएगी, -2, 5 से जाएगी, तो -2 यहाँ कहीं पर होगा, 5 देखो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, यानी कि ये लाइन देखो कुछ इस तरीके से जाएगी। और आप ये देख सकते हो बेटा कि इस लाइन का फिजिबल रीजन के साथ में कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंस जेड मैक्स greater than capital M does not have any common solution with feasible region. That is why this capital M is equal to 100 is the maximum value of Z. समझ आ गई बात? तो यहां पर Z is equal to 100, this is the maximum value. अब अगर मान लो यही लाइन फिजिबल रीजन से बीच से होकर जाती तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी कि यहां से आप लोगों को एक बात समझ आ गई होगी शायद कि बेटा किसी भी अनबाउंडेड एलपीपी में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऐसी कोई गारंटी नहीं एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कि मैक्सिमम करे मिनिमम ना करे, हो सकता है मिनिमम करे मैक्सिमम ना करे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब करेगा तो कॉर्नर पॉइंट पर ही करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आर बेटा बाउंडेड है तो भैया इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी, मतलब मस्ट एग्जिस्ट। और ये जो एग्जिस्ट करेगी ये कहां पर एग्जिस्ट करेगी सर, कॉर्नर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बेटा हाईली इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं सीधा सीधा एज इट इज लिख के। ठीक है, तो आ जाओ कुछ एक सवाल हम इस पर देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बाउंडेड और अनबाउंडेड एलपीपी की कहानी बेटा यहाँ पर होती है सर खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार क्वेश्चन देखो फटाफट, आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन एन एलपीपी आर बेटा क्या है सर, ये फिजिबल रीजन है, और अगर आर बाउंडेड है देन मैक्सिमम इन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। अगर आर अनबाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम इन वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट, सही बात है। अगर आर बाउंडेड है मैक्सिमम इन वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये कॉर्नर पॉइंट पर ही करेगा, एकदम सही बात है। लास्ट वाला कह रहा है आर बाउंडेड है तो मैक्स विल एग्जिस्ट, मिन में और मे नॉट एग्जिस्ट, बाउंडेड के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाउंडेड में मैक्स और मिन दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यानी कि ए बी सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेम इसी तरीके से कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं।
यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आपसे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो मैक्स जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई, तो ये 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो लीनियर नहीं है। ये दोनों लीनियर है। यहाँ पर y की पावर कितनी है सर, 1/2 है, ये लीनियर नहीं है। ये आप देख सकते हो, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, यानी कि ये भी लीनियर नहीं है। तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए सर, हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट कह रहा है एनी फिजिबल सोल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोई भी फिजिबल सोल्यूशन जो कि ऑप्टिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन बोलेंगे, यानी कि डी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन बेटा जरूर पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए सर, लीनियर होना चाहिए। टू बी क्वाड्रेटिक ये सब, बाई क्वाड्रेटिक ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में द कंस्ट्रेंट आर लीनियर इन एनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट लीनियर होने चाहिए क्या, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ शुड बी लीनियर, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रेंट आर लीनियर क्वाड्रेटिक, ये गलत है। ओनली वन ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर, बिल्कुल गलत है। अब अगर इनमें से आप देखोगे द कंस्ट्रेंट आर लीनियर इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोथ आर लीनियर, तो ये बेटा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो इसकी कहानी होती पूरी की पूरी खत्म, है ना। ये बहुत ही एक छोटा चैप्टर है यार, और आराम से बेटा आप लोग इसे 8-10 मिनट में, 15-20 मिनट में आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ज्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। अगर आप में से किसी भी बच्चे को बेटा अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, आप लोगों को, आप लोग अड्डा 24/7 का कोई भी प्रीमियम बैच आराम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होता है भैया, अड्डा 24/7 पर आप यहाँ से आ सकते हो, यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहाँ से सीवीटी यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाओ, यहाँ से सीवीटी यूजी कोई भी महापैक में बेटा आप एनरोल करो। साइंस के बच्चे हो साइंस में, कॉमर्स के बच्चे हो कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में। यहाँ पर बेटा प्रिंटेड बुक और विदाउट प्रिंटेड बुक दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो प्रिंटेड बुक अगर आपके पास किताबें नहीं है घर पे तो प्रिंटेड बुक के साथ जाइए, अगर हैं तो विदाउट प्रिंटेड बुक के साथ। जैसे आप बाय नाउ पे जाओगे, आपके पास ये इतना अमाउंट दिख रहा होगा, आप इसको और भी ज़्यादा कम कर सकते हो यूजिंग डिस्काउंट कोड 457 Y457। जैसे आप लगाओगे तो आप ये देख सकते हो आपको सबसे ज़्यादा बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर 457 लगाओगे 40% का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ बेटा मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो प्राइसिंग है ये किसी भी ना एक सब्जेक्ट की नहीं है, इसमें 9 सब्जेक्ट है टोटल साइंस में, 9 सब्जेक्ट। ये 9 सब्जेक्ट की प्राइसिंग ये 10K के करीब है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपके मल्टीपल लाइव क्लासेस हैं, मतलब अड्डा के सारे बैचेज का एक्सेस है, ऑल बैच एक्सेस है इसमें। ठीक है, सारे के सारे बैचेज का। इसके अलावा इसमें बुक्स, मतलब आप ये मान के चलो कि किताबें ही कम से कम 2000 की हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के 30 मॉक्स, यानी कि 30 × 9, आप ये समझ लो 270 मॉक्स आपको ये इसमें मिल रहे होता है। और इसके अलावा बेटा ये मॉक का डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल रहा होता है, जितने भी मॉक हैं सबका डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ताकि आप लोग कोई भी मॉक सॉल्व कर रहे हो बाद में आप उसको मिलान कर सको कि एज ए टीचर उसको कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, अगर आप लोग सीवीटी वगैरह की पढ़ाई करोगे तो आगे चल के आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम की बहुत ही नीड पड़ेगी जब आप लोग काउंसलिंग कराओगे कॉलेज की। ठीक है, ये आगे चल के 799 के करीब ये बैच आता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये बैच में लाइव क्लास की फीस हार्डली मतलब 2-3 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग यार। और इसमें बेटा सबसे जो मेजर बात है वो ये है कि आपको इसमें सारे बैचेज का एक्सेस होता है, आप किसी भी बैच में जाके पढ़ सकते हैं। किसी भी बैच में मान लो एक सब्जेक्ट छूट गया है, आप दूसरे बैच में जाके आराम से वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग यार। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर।